नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं संवाद और पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ है। आज हमारे साथ है भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख तेजभान सिंह राघव जी। अगर हम बात करें तो भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बिलारी के अमरपुर काशी में मधुबन गौ सेवा धाम के नाम से एक गौशाला का संचालन करते हैं। पिछले 6 वर्ष से चला रहे हैं और ये गौशाला बिल्कुल पूर्णतः बिना सरकार के सहायता से चल रही है। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ है। आज हमारे साथ हैं तेजभान सिंह राजा जी। बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने अपना कीमती समय दिया। आपके यहाँ बुलाने के लिए संवाद कार्यक्रम में आपका धन्यवाद। आपका चैनल का बहुत सर, जैसे कि पता है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका मेन शीर्षक है जनता के सवाल जनता के लिए। मेरा आपसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि आप भारतीय किसान संघ में से जुड़े हुए हैं, प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। पिछले वर्षों में आप जनपद मुरादाबाद में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अगर हम किसानों के बारे में अगर चर्चा करें, किसानों के बारे में देखें तो आप किस तरह से देखते हैं आज के जो किसान हैं उनकी चुनौतियों के बारे में आप क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय किसान संघ किसानों का देश का, मैं मानूं पूरे संसार का सबसे बड़ा संगठन है। जी जी। और किसानों के आंदोलन के अलावा उनकी समस्याओं को सरकार के पक्ष, प्रशासन के पक्ष में समझ रखने के अलावा वो रचनात्मक उनके अंदर लाने का और उनके जो पारिवारिक प्रॉब्लम कैसे बने, कैसे उनके अंदर एक रचनात्मक चीज उभर के आए, उस पर भी काम करता है किसान संघ, जो अन्य संगठन इस चीज को नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी आपने की समस्या जो किसानों की है वो आज की तारीख में यह है कि किसान जो है बाजार के ऊपर निर्भर बहुत होता है। जी जी। जैसे आपने परिचय में बताया, मैं गौशाला चला रहा हूँ। जी जी। तो उसमें मैं चिंतन करता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ चिंतन और पुराने जो अपने सनातन के वो रहे हैं, तो हम लोग जो थे किसान कभी बाजार पर निर्भर नहीं थे। आज की जो स्थिति है, जो पश्चिम मतलब लगभग 70 साल के साथ जो सरकारें रही, उन्होंने ऐसा कर निर्भर कर दिया किसान को कि वो सब बाजार के ऊपर निर्भर होगा। जी जी। जब तक किसान अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक उसका सुधार नहीं होगा। दूसरा, किसान जब तक अपने उत्पादों को नए जो बना रहे हैं उसके ऊपर उत्पाद बनाना शुरू नहीं करेगा, प्रोसेसिंग नहीं करेगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। इस पर किसान संघ काफी काम कर रहा है। सर, एक मेरा क्वेश्चन और है किसानों से जुड़ा हुआ है और आपके किसान संघ से, कि आज के लिए अगर हम बात करें तो किसान संघ गौ आधारित खेती की बात करता है और भारतीय किसान संघ का एक स्लोगन भी है कि गौ आधारित खेती विश्व मुक्त भारत। तो इसके बारे में बताएं क्या है। सबसे बड़ी जो आज समस्या आ रही है, आपने देखा होगा कि केमिकल लगा रहे हैं जी, उससे क्या हो रहा है कि एक तो जमीन बंजर हो रही है, दूसरा जो उसके जो रासायनिक तत्व होते हैं जो सब्जियों में आपके अनाज में आ रहे हैं, उससे तरह के रोग हो रहे हैं। और आपने देखो जहां जहां जिस जिस प्रदेश में ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया गया, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर जमीनें बेकार होना शुरू हो गई और वहां पर रोग बढ़े। तो आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास गांव में अब छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती है। हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो केमिकल लगा रहे हैं, इस पर किसान संघ ये काम कर रहा है कि आप जो है गौपालन करें और जैविक गौ आधारित खेती करें और ज्यादातर अपने अपने ऊपर निर्भर रहें, किसान बाहर लेकर न जाए। तो उस पर भारतीय किसान संघ का जोर है, क्योंकि जो गौपालन है, बिना गौपालन के आप जैविक खेती कर ही नहीं सकते। उसके अलावा विषमुक्त जो नशा के ऊपर काम कर रहे हैं, जब तक किसान का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, एक किसान ही ऐसी करिए जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो खेती में काम नहीं कर सकता आप, क्योंकि इसमें मेंटली से ज्यादा फिजिकल आपका जो है शरीर क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ एक किसान को अपने गाय पालनी चाहिए और दूध भी लेना चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरा शरीर जो काम करता है खेत में, किसान के अंदर उसकी पूर्ति करने के लिए सबसे आसान और सस्ता साधन जो है वो गौ माता है, वो जिसके द्वारा आसानी से वो अपने जो शरीर की जरूरत है
ताकत के लिए वो पूरा कर सकते जैसे आजकल देख रहे हैं सर कि आज क्योंकि रासायनिक पदार्थ ज़्यादा मिलकर आ रहे हैं, सब्जियों में भी हरी सब्जियाँ पहले जो मिलती चीज़ें खाने वो नहीं मिल पाती। उसकी वजह से आज बड़ी संख्या में देखेंगे नए-नए बीमारियाँ दिख रही हैं, छोटे-छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो उसका सबका कारण भी ये सब रासायनिक पदार्थ है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है सर आपसे कि अगर हम बात करें क्योंकि आप एक गौशाला चला रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि किसान गौ माता को छोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि सरकारें योजनाएँ चला रही हैं, जगह-जगह गौशाला भी ओपन कर रही है और उसके विपरीत है कि आप उन गाय को जो लोग उनको छोड़ देते हैं, उनको अपना कर और उनका जो है पालन-पोषण कर रहे हैं। तो किस तरह से आपके दिमाग में कैसे एक विचार बना कि मैं भी जो है गौ सेवा के माध्यम से या एक गौशाला का निर्माण करूँ, गौशाला चलाऊँ? तो ये आपने किस तरह से सोचा? हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है, माता सिंह का। जी, और हमने शुरुआत करी जब हमारे पास कोई ना गाय थी ना भैंस थी। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि एक घर में एक हम जिस सनातन समाज से हैं, जी, जी। एक सनातन के घर में गाय होना बहुत जरूरी है। जी, जी। तो उन्होंने सबसे पहले गाय मंगाई, वो सेवा करी। और बहुत लंबी कहानी इसमें तो कम समय आ जाएगा, मैं शॉर्ट करता हूँ उसके जी, लिए। जी। तो वो गाय पालने के बाद हमें और रुचि बढ़ी, गाय करते रहे। उसके बाद में क्या हुआ, कोरोना आया। कोरोना के समय और सरकार ने जो अवैध कटान होते थे वो सब रोके। नतीजा क्या हुआ, किसानों ने जो है, और वो एक समाज में एक चीज फैलाई गई जी, कि जी। साहब जो है गाय बिक नहीं रही और गाय अनुपयोगी है, और गाय के प्रति इतना गलत वो प्रचार कर दिया, लोग गाय को बोझ मानने लगे। जबकि हमारे सनातन धर्म में जब कोई हमारे यहाँ शुभ काम होता था तो हम ब्राह्मण को गोदान करते थे। जी, जी। हमारी बुआ बहन, जब हमारे कोई अच्छा बेटा हुआ या कोई अच्छा कार्य हुआ शादी, तो हम उनको भी गाय देते थे और बड़े सम्मान के साथ वो गाय लेते थे। जी, जी। आज की तारीख में आप किसी को गाय दोगे तो ये लगता है कि आप उसे तरह से एक उसे दंड दे रहे हो या उसके ऊपर कोई आप गलत वो कर रहे हो। ये एक समाज में एक चीज भ्रांति फैलाई गई। उसका नतीजा हुआ कि लोग गायों को छोड़ना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा मैं कारण मानता हूँ, एक तो शिक्षा पद्धति, जी, जी, जी। दूसरा लोगों में अब काम करने की क्षमता नहीं रही, और हाथ भी ज्यादा हर काम जल्दी जी। हो, रेडीमेड हो। उसके कारण आज गाय की दुर्गति शुरू हुई और लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। या हमने देखा, हम गाय को बचाते थे, कहीं एक्सीडेंट हो गई गाय, या हमने छुड़वाई किसी जो लेके आते हैं अवैध तरीके से, वो गाय कहीं ना कहीं मालूम पड़ा कि वो, अब पुलिस प्रशासन तो गाय नहीं कर नहीं सकता इतना। जी, जी। उस समय इतनी गौशालाएं भी नहीं खुली थी। तो वो रोड पे घूमती थी, एक्सीडेंट हो रहा है उसका, परेशान हो रही है, और कहीं ना कहीं डर लगता था कि हमने गाय तो बचाई, लेकिन उसको हमने कोई लंबा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उसे आराम मिले। जी, जी। तो हम दोनों के विचार में आया कि कोई ना कोई गौशाला खोली है। तो हमने फिर अपनी जमीन थी हमारे पास, जी। उसमें हमने गौशाला स्टार्ट करी। और हमने ज्यादातर उसमें गाय वो लेके आए जो गाय बीमार एक्सीडेंट वाली थी, क्योंकि हमारी क्षमता बहुत कम है, सरकार तो कुछ मिलता नहीं, हमारे पास साधन बहुत कम है। और धीमे धीमे करते हुए आज हमारे पास लगभग 60 गौवंश हैं, जी, और जिसमें लगभग 13 के करीब बछड़े हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत मैं बताऊंगा, जब से मैंने गौपालन किया और हम वहां रहे, मेरे अंदर आध्यात्मिक बहुत बदलाव हुए, और आध्यात्मिक तरफ जाना शुरू हुआ। और जिस जगह हमने गौशाला स्थापित करी है, वहां से जुड़े हुए कई ऐसे तत्व हैं कि हमें अजीब चीज वहां महसूस हुई, और आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और मैं गाय पे, आप बता दूं आपको, बहुत कुछ हम प्रयोग भी कर रहे हैं। जी। फिर मैंने वहां के एक अनुसंधान करने का भी शुरू किया है, इसके गाय के दूध के ऊपर, गाय के ऊपर, जी, जी। गाय के नजदीक आने से क्या क्या हमारे अंदर परिणाम आए। तो जब मैंने इसमें थोड़ा सा जानकारियां प्राप्त करी, तो थोड़ी चौंकाने वाली है कि हमारे धर्म में कोई भी सिद्धि, कोई भी शुभ कार्यक्रम बिना गाय के संपन्न नहीं होता। नहीं है। लेकिन आज कहीं से भी कहीं तक आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो, किसी भी आप मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, और भी जो प्रोग्राम होते हैं शादी ब्याह में, जन्मदिन में, उन पर खर्च कर देते हैं। लेकिन एक गाय को लाके आप खुद मत ला सको, वहां साधन है, किसी गौशाला चले जाओ, किसी के गाय पल ली, उसके यहाँ कुछ ना कुछ कर दो। जी, जी। मैं ये मानता हूँ कि ये जो है, ये हमारी संस्कृति से अलग हो गया। और आपने देखा होगा खाना बनाने के लिए लोग, नई नई कंपनी आ रही है, जी, जी, जी। और आपने देखा होगा कहीं भी नल है पास में, लेकिन नल से पानी नहीं पिएगा आदमी, मोल लेके पानी पीएगा। जी, हमारे जी। अंदर एक व्यवहार पैदा हो गया है कि हमें जो है काम नहीं करना,
दूसरा एक कल्चर ऐसा हो गया है दिखाना कि खेती करना, गाय पालना, ये तो बहुत निम्न स्तर का काम है। हम जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको थोड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने गाय के प्रति अपना जो सोशल मीडिया में आकर रुझान जो शुरू हुआ है, उससे कुछ लोग अब एक तरह से फैशन के तौर पर गाय पालना शुरू कर रहे हैं, देखा जाए कि जब कोई बड़ा कोई काम करता है उसको देख कर लोगों पर फर्क पड़ता है। तो हमारे प्रति गाय पालने का रुझान यही हुआ कि हम गाय को किसी कसाई से या ऐसे लोग जो गाय की उसके अंदर गलत उसको प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, वहां तक गाय हम पहुंच ही नहीं रहे। तो पहले गाय पालें और लोगों को प्रोत्साहित करें गाय पालने के लिए। तो इसको लेकर हमारे दिमाग में आया कि गाय को खुद पालना शुरू करो, किसी से बताने के बजाय आप गौ सेवा करो। और कुछ बात पे तो मेरी जो गौ सेवक संगठन है, गौ सेवा करने वाले, जी जी उनसे कुछ बातें मेरा थोड़ा मैं मतलब तर्क भी हो जाता है। मैं कहता हूँ कोई जिलाध्यक्ष है गौ सेवा कर रहा है, हम सब पूछते हैं साहब आप गौ सेवा कर रहे हो, आपके पास कितनी गाय है? जी, तो कहता हमारे यहाँ गाय नहीं, हमारे पास साधन नहीं, तो आप गाय की गौ सेवा करो। बिल्कुल बात सही। जब आप गौ सेवा करना शुरू कर दो, क्योंकि कहने में और व्यक्तिगत करने में गाय की सेवा करने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो भी गौ सेवक संगठन है वो अपने यहाँ जोड़ें, ऐसे लोग जरूर जोड़ें और जो गाय पाल रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, बिल्कुल उनको जोड़ें, क्योंकि जो गाय के बारे में जानते नहीं, गाय कैसे पाली जाती है, गाय की समस्या क्या है, जी जी तो क्या करें। और गाय को पालने का आप गौशाला कितनी खोल लो, आज कई गौ सेवा केंद्र खोले आए, इसकी रक्षा और सुरक्षा जो कर सकता है किसान है, उसके अलावा किसी अधिकारी की बस की बात नहीं, क्योंकि आज का सिस्टम ऐसा है, हर अधिकारी वहां अपना समय खर्च करना चाहता है जहां से 4 पैसे आते हैं उनके लिए। ये कड़वा सच है और ये सच्चाई भी है। हर अधिकारी ये जानता है कुछ ना कुछ उसमें मिल जाए। अब जो कई गौशाला में गाय के लिए आता है, लोग उसमें भी कमीशन खा रहे हैं। कई बार किसान संघ ने आंदोलन किए हैं गाय के दुर्दशा को लेकर, आगे भी आंदोलन करेंगे। जी जी। तो सर काफी समय हुआ है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद संवाद कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, तो देखते रहिए अब वाईएस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलारी प्रचंड संवाद में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार तेजवंत सिंह राघव जी। सर आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक और है, आप पत्रकारिता में हैं, तो पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखें तो मुरादाबाद जनपद की अगर हम बात करें, उससे संबंधित जो आप बिलारी से हैं, तो आप यहाँ जो राजनीतिक समीकरण है कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अब राजनीतिक समीकरण जो यहाँ के हैं, जी खासतौर पे क्योंकि मैं ज्यादातर मैंने जो मुरादाबाद है उसके बाद बिलारी, जी 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 बिलारी हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, जी 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 वहां जो देखते हैं जो राजनीतिक जो यहाँ पर माहौल है और जो वोट समीकरण है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, जी लेकिन लगातार 3 बार से समाजवादी के यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ को समाज, और ये पूरे देश के अंदर भी है, कि हिंदू समाज को अपने फायदे के लिए लोगों ने जातियों में तोड़ रखा जी जी और उसमें वो दिखाते हैं। अब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा हटेगा अलग से, कि सबसे ज्यादा अत्याचार यदि समाज पर किसी ने करे, वो अंग्रेजों ने करे, जी मुस्लिम आक्रांताओं ने करे, जी जी लेकिन कुछ जातियों को उसमें एक तरह से विलेन के रूप में दिखाया जाता है कि बहुत क्या करें। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने जुल्म आज भी जहां जहां हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया और किसी भी जाति का हिंदू समाज रह रहा है, उसके साथ जो प्रताड़ना जो उससे होता है, वो शायद जो फिल्मों में दिखाते हैं कुछ जातियों को लेकर उससे कहीं ज्यादा होता है, लेकिन ना तो मीडिया दिखाना चाहती। और दूसरा मैं पत्रकारिता में बताऊं आपको, जी जी हम जब कहीं एक झगड़ा होता है किसी भी हिंदू समाज में, तो उसे 2 जातियों में हम दिखाएंगे, किसी कारण 2 जाति में होता है, जैसे आप इस जाति से और इस जाति झगड़ा, अभी मामला आता है किसी मुस्लिम समाज का लिए, उसमें नाम ने खोल दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने पत्रकारिता जो हमारी तब से नहीं आजादी एक पैटर्न चला आ रहा है। उसके अलावा विधानसभा का, जब मैं सुनता था कि यहाँ उधर की विधानसभा, तो मानता हूँ कि हाँ अल्पसंख्यक
ज्यादा है, वहाँ अल्पसंख्यक कम है। ये बिलारी विधानसभा में तो बहुसंख्यक हिंदू वोट ज्यादा है। जी जी उसके बाद में आज तक ये दिखाते रहे कि साहब ये यहाँ बहुत कम संख्या है, ये काम। जब मैंने उसमें आंकड़े देखे और सब वास्तविकता देखी तो पता लगा कि यहाँ अच्छी संख्या में है यहाँ हिंदू समाज। जी जी लेकिन एक तरह से पूरा यहाँ की जो मीडिया पत्रकारिता, छोटे चैनल बड़े चैनल ने ये दिखाया कि यहाँ पर जो है जो वोट बैंक जो है वो कम है। तो फिर उसमें दिखाया जाता है कि आपका ठाकुर वोट इतना हुआ, पंडित वोट इतना हुआ, बनिया वोट इतना हुआ, और एक दूसरे कॉलम में दिखाया जाता है मुस्लिम वोट कितनी कितनी। हालांकि उनमें भी जातियां हैं। हाँ, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। जी जी आप मीडिया जो कहते हैं हम सेकुलर मीडिया है, यदि कोई राष्ट्रवाद की बात करते तो उसे कहते हैं मोदी मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया। जी जी यदि आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, सच की बात करते हो, तो आप मोदी मीडिया हो गए। पर आप अब तक आप तो मीडिया ही तोड़ता रहा जातियों में लोगों को। जी 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 भाई आप जब झगड़ा हुआ तो आप केवल दिखाओ ये परिवार है, ये परिवार, उसमें जाति का क्या मतलब क्या है कि साहब उन्होंने ठाकुरों ने उनके दलितों के साथ ये किया, या यादवों ने दलितों के साथ ये किया, ये क्या मतलब है? इसका मतलब यही है आप चाहते हो कि जातियों में बड़ी हमारी खबर को लोग सुने, देखें एक वर्ग जो बैठा हुआ है सैकड़ों वाला, वो हमें थोड़ा लाइक करे, पसंद करे और हमारी खबर उठाए और हम उस पर राज करते हैं। जी ये मेन कारण है। तो ये यहाँ की जो माहौल है, स्थिति जो है वो ऐसी है कि यहाँ का मीडिया, मैं तो मानता हूँ पूरे शब्दों में कि यहाँ का मीडिया एक तरह से ऐसी स्थिति में है कि वो खुलकर नहीं लिख पाता। एक यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ था, मैं कहूँगा आपको बहुत कांड हुआ। आपका एक कड़वा सच है कि बीजेपी के आने से पहले यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज नहीं थी। मान कि मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव है, जी जी बिहारी जी का 28 साल तक प्रधानी चली गई, जी जी और यहाँ तक स्थिति आ गई कि यदि उनके परिवार में चुनाव लड़ना है, हाल में जीतना है, चाहे उन्हें जाति चेंज करनी पड़े, चाहे किसी को पीटना पड़े, ठोकना पड़े, वो सब हुआ और सबने देखा। और मीडिया बहुत नजदीक है उनके, लेकिन मीडिया लिखने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाए। कई बार हुआ कि लोगों के पर्चे छीने आते थे। उसके बाद में एक राजेश यादव की हिंद के ब्लॉक में, उनकी पत्नी थी ब्लॉक में रखकर यादव, उनके साथ हुआ और एक महिला के साथ बदतमीजी हुई, सब कुछ हुआ। कहीं बड़ी खबर नहीं बनाएगी, उसको नहीं दिखाया गया। 28 साल के बाद वहां प्रधानी चेंज हुई। मुझे अब याद आया कि मैं पत्रकारिता करता था तो लिखता था साकाई, तो उस समय क्या हुआ था, सुशील जी को टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से। तो अब वो पहली बार वो नजदीक आए, कैसा हुआ उनका आपस में सामंजस्य बना, वहां से कुछ लोग जो है 150-200 वोट करीब बीजेपी से प्रभावित हुए और वहां लगा कि हाँ इस बार बीजेपी को वोट मिले। अब वो हम तो मीडिया जो हमें दिखाना होता है सच्चाई दिखाया, हम बताया कि इस बार मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव में भी कमल खिले पाले, खबर लगी आ गई। अब जो हमसे वरिष्ठ थे उस पेपर में, उन पर दबाव बनाएंगे। मेरे पास फोन आता है, आपने ये खबर क्यों लगा दी था कि साहब आजादी के बाद कमल खिलेगा। तो जब वो बोल रहे थे उनके पीछे से भी कई आवाज आ रही थी, लग रहा था कि उनको कोई परेशान करके बुलवा रहा है। तो मैं यहाँ की पत्रकारिता के बारे में बताऊँ, तो वही कह रहा आपने लिख क्यों दिया, मैं आपसे सीनियर हूँ, ये है, मैंने सच्चाई बोली थी हमने, इसमें क्या दिक्कत है? जब लोग वोट दे रहे हैं और किसी पार्टी को वोट देना गलत तो है नहीं, किसी की इच्छा जहां जहां वोट देगा। तो स्थिति यहाँ की ये है कि आपको पूरा बांध रखा है, आपको कहाँ खेलना है, किस लेवल, कितने मतलब एक ग्राउंड बना रखा है कि आपको यहाँ से यहाँ नहीं खेलना। कहीं ना कहीं मेरी इस चीज से बनती नहीं है, और मैं जो मुद्दे उठाता हूँ, आपका खनन का मुद्दा हुआ, कि मैं वही कहना चाह रहा था अभी कि आपके द्वारा कई सारे मुद्दे उठाए गए जिसमें किसानों की समस्या को लेकर थे, अवैध खनन को लेकर था, अभी फिलहाल में ईंट भट्टों को लेकर चल रहा है, उससे पहले गोकटान पर भी आपने कई सारे मुद्दे आपको उठाए, उस पर वादा किया। तो इसमें ये भी पूछना चाह रहा था क्या इसमें प्रशासन का भी आपको सहयोग किस तरह? इसमें भी आप जाओगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जी जी सबसे पहले हमने कुदरकी थाने के अंतर्गत भिलाई से यहाँ से खाद्यान्न डाला, जी जी तो उसको विधायक जी के बहुत नजदीक पारिवारिक विश्वास है, और उनको हमने खाद्यान्न का वो पकड़ा, उनका जो ड्राइवर पकड़ा है। मैंने देखा कभी भी कार्रवाई होती है वो किसी गरीब पर कार्रवाई होती है, और जो मुख्य आरोपी होता है बचा वो नहीं, बच जाए। बचेगा। जी जी जब गर्दन कटेगी तो गरीब की कटेगी। तो अब वो ड्राइवर लेके गया, उसको पकड़ा गया, जी 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 सूचना मिली कुदरती थाने में, और उसको पूरा
उस समय कुंवर पंकज जी एसडीएम थे, इस समय की घटना है। तो हमने साहब ही लगाई खबर, और एक दबाव आया कि आपको खबर ये प्रकाशित नहीं करनी है। अच्छा। लेकिन अंदर से जमीन करता है, ये तो जब खबर चलानी ही चलानी है। जी और वो उस समय हम एक पोर्टल चैनल में काम करते थे, मतलब बड़ा वो बैकग्राउंड नहीं था उसका। जी। लेकिन साहब वो खबर सुनी, चली, और जब देखा मैंने कि कुदरती थाने के अंदर पहले 200 कट्टे हुए, और अगले दिन मोहर बन के, वो आज भी मेरे पास वीडियो फोटो सुरक्षित है, 200 कट्टे फिर चेंज हुए, यानी 400 कट्टे। जब एक गरीब के लिए राशन देने के में आप 5 किलो में 1 किलो आदमी को कम करते हो राशन, और वहां ये 200-400 कट्टे कहां से आ रहे हैं? ये ये चीज देखी, और मुझे ये नहीं पता उस पर कार्रवाई शुरू हुई, मेरे फोटोग्राफ जो उसमें विटनेस में गए, लेकिन उसके बाद उसमें निर्णय क्या हुआ, वो दबा दिया गया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये स्थिति जब है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह है। उसके बाद में साहब हमने मुद्दा उठाया आपका गौ कटान। तो जगह जगह गौ कटान होता था उसमें, और होता क्या था कि एक जो कटान नहीं करा उसको जेल भेज दिया, मुख्य आरोपी बाहर। कई जगह बड़ी मात्रा में कटान पकड़ा गया, उसमें फिर हम लगे सब लोग, और ठौर भी चलाई, और अच्छे अधिकारी आए पुलिस प्रशासन में, जिन्होंने इसको मामले को उठाया, और उसके बाद वो यहाँ गौ कटान खत्म हुआ। लेकिन उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। मेरी गौशाला से एक बार एक मेरे बछड़े को गायब किया गया, धमकियां मिली मुझे, और उसको गायब किया गया, और मुझे एक तरह से मतलब उसमें बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन गौ माता की ऐसी कृपा रही, जो प्रशासन का प्रयास रहे सब रहे, वो 3 दिन बाद मेरे पास बचा है। उसके बाद में आप आ जाओ भट्टे पे, आदर्श भट्टे, जो आपका सरकार का एक एक संस्थान है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसने आदेश जारी किया कि मुरादाबाद जिले में लगभग 100 के करीब भट्टे हैं जो अवैध है। उसने आदेश जारी किया है कि यहाँ पर इतने भट्टे आपके, उन पे 84 लाख, किसी 35 लाख रुपए की करेंसी पड़ी हुई, वो लिस्ट मेरे पास है, और वो भट्टे अवैध हैं। और वो उस, क्योंकि भट्टा लगता है तो उसकी मानक होता है कि इतनी श्रेणी के अंदर, इतनी दूरी के गांव के उसके नजदीक नहीं होना चाहिए, वो सब मानक तोड़ के अवैध भट्टे लगातार चलते हैं। जब उसकी निगाह पड़ी आपके उस संस्थान की, तो यहाँ वो लिस्ट भेजी गई, और जो इस समय वर्तमान में जो मुख्य विकास अधिकारी है और आपके जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने सीधे विकास खंडों को लेटर जारी किया कि इन भट्टों से आप कोई भी सरकारी कार्य के लिए फीस नहीं लो, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इस मुद्दे को उठाया, उठाने के बाद जब ये देखा कि उन्हीं भट्टों से बहुत बड़ी मात्रा में ग्राम समाज में सरकारी गाँव ईंटें ली गई, और आज उसकी जांच हो जाए ना, बिल निकाले जाए, तो बहुत बड़ी मात्रा में ईंटें ली गई। उसके अलावा खनन विभाग यहाँ पर पूरा सपोर्ट करता है उनको। जब जिस भट्टे के पास एनओसी नहीं है, तो आप उसको रॉयल्टी इस प्रकार दे सकते हैं। तो डीएम साहब भी कह रहे हैं, पीछे बैठ ली गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने मुद्दा उठाया, 1-2 भट्टों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद वो सब भट्टे चालू है, और खुलेआम चालू है। एक बाइक सवार यदि रोड पर जाता है, उसका थोड़ा सा भी साइलेंसर में प्रदूषण दिखता है, तो उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो जाती है। लेकिन और एक किसान यदि छोटा सा भी मतलब अवशेष बचता है, फसल अवशेष, किसान कभी, क्योंकि किसान के पास गौवंश है, भैंस है, वो चारा नहीं गिराता, कहीं बचता है, कूड़ा है या फसल अवशेष है, तो कहाँ डालेगी, उसे अगली फसल बोनी है, वो उसमें आग लगाता है। उस पर तुरंत वो ड्रोन आता है, ड्रोन को दिखता भी है खेत, और तहसीलदार आते हैं, उस पर कार्रवाई हो, कोई नहीं सुनता ये किसान। और जब वो भट्टे की चिमनियां लगभग 40 फुट ऊंची चिमनियां चल रही हैं, हाईवे के किनारे दूर से दिख रहे हैं, भट्टे चल रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, और वो किसी मानक को नहीं मान रहे आप। स्थिति ये है, मैं बता रहा हूँ आपकी, कि आपके बिलारी के क्षेत्र में आरा मशीनें बढ़ रही हैं, कई लाइसेंस बाहर से आ रहे हैं, लगभग 7-8 लाइसेंस बाहर लाए जा रहे हैं, जिसमें वन विभाग खूब मदद कर रहा है उनकी आरा मशीन चलवाने में। कई आरा मशीन अवैध चली, जिसका मुद्दा ने उठाया। उसके अलावा यहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ कटान हो रहा है। अभी एक बाग में हुआ, 135 पेड़ थे, लेकिन उससे बड़ी संख्या में पूरा का पूरा बाग, क्योंकि कोई भी उद्यान विभाग आपको परमिट, मतलब जब संस्तुति करेगा कि जब उस पेड़ में कोई रोग आता है, लेकिन एक साथ पूरे बाग में रोग आना, पूरा बाग खत्म कर देना रातों रात, ये सब अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, उसको हमने उठाया। उसके अलावा मैं उस पर कर रहा था अवैध भट्टों के ऊपर। तो एक तरफ तो आप आरा मशीन लगाओ, कटान शुरू, उधर आप भट्टे अवैध चलाओगे, तो यहाँ का प्रदूषण का स्तर इतना गिर जाएगा
आम आदमी परेशान हो जाएगा। तो इस पर हमने कई बार उठाया, हम मांग उठाते हैं, तो अधिकारी भाई सुनते नहीं, कई बार तो फोन भी नहीं उठाते हमारे, जी जवाब नहीं देते, दूसरों पर टाल देते हैं। वो चीज हमें देखने को मिली। बाकी कई चीजों में तो मैं अधिकारी सहयोग भी करते हैं हमारा, और कहीं नहीं लगता है कि अधिकारी हमसे परेशान है। जी जी। तो सर एक और है, अगर हम अभी राष्ट्रीय लेवल पर हम बात करें, अभी हमारे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अभी काफी एक मुद्दा बना हुआ है। अभी मूवी है एक छावा, उसको लेकर, क्योंकि अभी क्योंकि महाराष्ट्र में बात करें तो कई सारे हिंदूवादी संगठनों ने, और जिसमें कि बीजेपी में के भी जो नेता हैं, उन्होंने भी वहाँ औरंगजेब की मजार है, जो, क्योंकि औरंगजेब के बारे में तो सबको ही मालूम है कि वो बाहर से आक्रांता था और बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ में तो काट मार की, और इसी को लेकर उसकी मजार को वहां से हटाने की मांग को लेकर सरकार से मांग कर चुके हैं कि उसकी मजार को वहां से हटाया जाए। और ये भी कहा गया कि देश में आक्रांताओं का जो भारी आक्रांता है, भारत में आक्रमणकारी आए हुए हैं, उनके जो है स्ट्रक्चर को हटा देना चाहिए। उसी से मैं जोड़ना चाहूंगा, संभल में एक नेजा मेला था, वो संभल के प्रशासन द्वारा वो कई सालों से मेला लगता आ रहा था, और ये महमूद गजनवी का एक सेनापति था, उसकी याद में लगता है। इस बार एक ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया है कि ऐसे आक्रांताओं का याद नहीं किया जाएगा, ना ही उनकी याद में मेला लगना है। तो वो भी सरकार ने, संबल के प्रशासन ने बिल्कुल पूर्ण तरह से उसको मना कर दिया है। तो मेरा बस यही आपसे पूछना है कि आप महाराष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं, उसके साथ साथ में संबल और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ इस टाइप के नेजा मेला लगते हैं, क्या वो नेजा मेला लगने उपयुक्त है, सही है, या फिर उनको जिस तरह संबल में हुआ है वैसी होना चाहिए? ये मिलारी में एक जगह है थामला, वहां भी इस तरह का कोई मेला लगता है। बहराइच में एक ऐसा मेला लगता है, उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जो इस टाइप के मेले लगते हैं। तो आप इस बारे में आप क्या अपनी सोच रखते सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा आपने देखा होगा कि हर समाज में कुछ उनकी कुछ कुरीतियां होती हैं, हैं? जी जी जिसको कुछ लोग ये परंपरा समझ लेते हैं, जैसा कि ये परंपरा है। जी जी वो परंपरा और कुरीतियों में सब भेद होता जी जी है। ये परंपरा नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, ये कुरीतियां थी जो चली आ रही थी। जी जी अब उन पर जब सही सरकार होती है और एक आजादी होती है बोलने की, समझने की, कहने की, क्या लगता है कि थोड़ा कह सकता है आदमी, तो सच्चाई चीज निकल के बाहर आती है। जैसे आपने हमें यहाँ बुलाया संवाद कार्यक्रम, तो हम अपनी दिल की बात यहाँ आपको कह पा रहे हैं। तो जो सरकार वहाँ इस तरह की है कि वहाँ बोल सकता है। अब तक की सरकार वहाँ जो रही वो तुष्टीकरण की रही, जी जी और एक समाज, एक वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे काम करते रहे कि वो कुछ भी करते रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब लोगों को जब इतिहास जगा है, लोगों को जब फिल्म के द्वारा इतिहास सामने आया, और लगा कि हमारे पूर्वजों के साथ हमारे जो देश को स्वतंत्रता, जो आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग थे उस समय, क्योंकि ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें लोगों ने बलिदान दिया, उनके साथ इतनी धरतियां की गई, जी जी तो इतना कुछ किया गया, तो उसकी मजा रहनी चाहिए, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि जब जिसका देश है, जिनकी जिसकी वो भूमि है, वहाँ उसी का रहना चाहिए। जो भी कूड़ा करकट होता है हमारे घर में, पता लगा कि हमारे घर में कूड़ा करकट है, आज नकल निकाल गई है, उसको हटाएंगे हम। तो वो कूड़ा करकट से ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ना तो कोई उससे फायदा होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, और ना यहाँ के समाज को उससे जोड़ना चाहिए कि साहब हम, वो हमारे कुछ लगते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो लोग जोड़ रहे हैं, ये राजनीतिक चीज है कि कहीं ना कहीं इससे जोड़ दिया जाए एक वर्ग और समाज। तो मेरे हिसाब से तो जो जो हो रहा है वहाँ, वो ये मजारें हटनी चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि जिस आक्रांता ने हमारे एक महान व्यक्ति माने योद्धा के लिए इतना पिटाई दिया, और उसकी मजार हमारे यहाँ बनी हुई है। कुछ लोग जाके उसकी पूजा कर रहे हैं, धूपबत्ती लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग देखो जिस मानसिकता का होता है वो वहीं जाते हैं। तो यानी उस मजार पे जो लोग जा रहे हैं उस मानसिकता के व्यक्ति उसको पोषित कर रहे हैं। बिल्कुल सोचा तो था। जहाँ वो पोषित कर रहे हैं, वो पोषित करने वाली चीज वहां से खत्म होनी चाहिए। जी वो मानसिकता को खत्म करना चाहिए, वो देश और समाज के लिए है। दूसरा आया मेजा में। जी जी मेजा जो होता है अस्त्र होता है, शस्त्र होता है। जब लड़ाई होती थी तो ये इनकी सेना होती चलती थी, तो जहां ये पड़ाव किया वहीं वो ढाल और जो अस्त्र हुआ गाड़ हाँ दिया, right। झंडा गाड़ दिया, और वहां उन्हें पड़ाव किया।
और जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको उपाधि मिली थी गाजी की, जी जी क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का संहार किया था बड़ी संख्या में। जी जी उसको एक उपाधि मिली थी, जिसको उपाधि इस बात की मिली है कि इन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया है, जी उस व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर पूजा है। तो मैं मानता हूँ उस समय की सरकारों की और उस समय के राजनीतिक दल है, इन्होंने बहुत पहले ही निर्णय लेना चाहिए। जी जी आज मैं मानता हूँ कि हिम्मत लोगों को, अधिकारियों को कहने की आ रही है, सच बोलने की वक्त आ रही है। मैंने देखा हमारे पास में गांव पड़ता है थामला, जी मानेजा में लगता है, जी और उस समय की सरकार है लगभग 8-8 दिन, जब लाइट सरकार के पास नहीं होती थी 4 घंटे 5 घंटे, हाँ, तब भी 24-24 घंटे लाइट जाती नहीं थी। मेला मेला के लिए स्पेशल लाइटों का पैकेज आता। जी जी आप उसकी लाइट दे रहे हो, दिवाली को लिए लाइट नहीं है आपके लिए, है दशहरा में लाइट नहीं है, 26 जनवरी में लाइट नहीं है, लेकिन एक मेला, एक गाजी का जो मेला है, जो जिसको पार्टी मिली है, श्रृंगार करता है, उसके लिए आप लाइट दे रहे हो, ये तुष्टिकरण था। बिल्कुल तो मैं मानता हूँ कि हमले का मेला है, ये भी एक कोशिश करता है उस संस्कृति को, उस मानसिकता को, कि जो सनातन और जो देश के प्रति लोगों ने गद्दार थे, जिन्होंने उसका सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जी जी यहाँ के बड़े बड़े मंदिर सांस्कृतिक और यहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार किए, उनको बलपूर्वक उठाया, उन लोगों की भी महिमा मंडन कर रहे हैं, उनका आप लगा रहे हो। यदि आपको मेला लगाना है तो रसखान पे लगाओ, नहीं लगा रहे हो तो रसखान पे लगाओ, वीर अब्दुल हमीद पे लगाओ, डॉक्टर कलाम साहब के ऊपर एक मेला लगाओ, आप उनकी मजार बनाओ, उनके ऊपर जाओ, ऐसे के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि आपको तो उनको ही पोषित करना है जो इस देश में गलत तरीके से बंटवारे की बात करते हैं। और इस, मैं मानता हूँ ये संविधान है, सब कुछ है, देश का बंटवारा क्यों हुआ? उस समय इतनी ही बड़ी संख्या में कुछ लोगों की मानसिकता पैदा हुई और वो तैयार नहीं हुए, देश बढ़ा। तो मैं जानता हूँ कि मेला मेला ना लगने का निर्णय बहुत सही है, और मैं मानता हूँ ये हमले का मेला है, वो भी प्रशासन, यहाँ के प्रशासन को भी वहां के प्रशासन से प्रेरणा लेके, जब वहां वो गलत है वो चीज यहाँ भी गलत है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्योंकि लोगों के, सरकार और थी तो लोग मन महसूस कर रहते थे, कह नहीं पाते थे। आज मौका है बोलने का, आज स्वतंत्रता है तो लोग बोल रहे हैं, इसमें गलत नहीं है। आपको मेला लगाना है किसी अच्छे उसके ऊपर लगाओ, आप मेला लगाना है। सर एक काफी समय हुआ है, मेरा क्वेश्चन और है आपसे। अभी आपने देखा होगा देश भर में एक वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें कि जेसीपी बनी, जेसीपी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और अभी 2 दिन पहले ही इसके विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, कई सारी देश की विपक्षी पार्टियां मिलकर उसका विरोध कर रही हैं। एक तरफ केंद्र में जो सरकार है वो अपना वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाना चाहती है, तो इस बारे में वक्फ बिल संशोधन बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए ये वक्फ जो बोर्ड बना है, जी ये जी सब केवल किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है, जी नहीं। हिंदुस्तान के नाम, क्योंकि हिंदुस्तान के राजनेताओं के अंदर एक कीड़ा पनपा, उनका मतलब अपना स्वयं के फायदा के लिए, एक वर्ग के लिए आप तुष्टिकरण करो, एक हद तक करो, जितना वो चाहे उतना करो। तो उन लोगों ने ये वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, और ताज्जुब मुझे हुआ जब ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा हुआ, बहुत लोगों को पता ही नहीं था, मुझे भी इतना नहीं पता था, क्योंकि पत्रकारिता में रखा दिनों से, कि रेलवे और भारतीय सेना के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है हिंदुस्तान के अंदर वो वक्फ बोर्ड के पास, और दिन पर दिन बढ़ रही है। रेलवे की संपत्ति घट रही है, जी आर्मी की संपत्ति, उस पर कब्जे वो घट रही है, लेकिन वक्फ एक ऐसा वो है जिसकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ने की स्थिति में, जिस पे उन्होंने ये कह दिया तो वो वक्फ भी है तो वो उसकी हो गई, उनका अपना ही वकील, उनका ही जज, उनके ही कानून सब था। जी जी तो ये एक सेकुलर देश जब आप कहते हैं तो साहब वक्फ बोर्ड क्यों बना? जी नहीं बनना चाहिए, क्या मतलब है? और उस जमीन का यदि आप सेना के पास हो, सेना काम में ला रही है, रेलवे के पास हो, रेलवे उसको काम कर रही है विकास में, देश में वक्त में जमीन आने के बाद आप कौन से विकास में उसमें देश में आ रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्री लगी है आपने लगाई? अच्छा सर, कई सारे मामले ऐसे देखे हैं देश भर में कि जो प्रॉपर्टी किसी और की थी, वक्फ ने उस पर अपना एक जारी कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो आपको, मैं समझता हूँ, जिंदगी निकल जाएगी कि आप अपनी संपत्ति नहीं ले पाओगे। वक्फ ने घोषित कर दिया तो वक्फ की संपत्ति होगी। तो एक प्रकार से ये किस तरह का कानून है जो कि थोपा गया है लोगों को? मैं अभी एक लगभग आज ही एक चैनल पे एक इंटरव्यू सुना था, जी जी
मौलाना है, वो ये कह रहे थे ये हमारा वक्फ का जो कानून आया, सुधार हुआ, उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले हम तैयारी कर रहे थे वक्फ की संपत्तियां जो हमारे यहाँ कब्जा है उसको लेने की, लेकिन बीजेपी सरकार आ गई तो हमारे मंसूबे में पानी फिर। तो इनकी इतनी बड़ी तैयारियां थी कि वक्फ बोर्ड के आधार पर कहीं भी कह दो ये था भी हमारी जगह है, ये बिल्कुल यही हो रहा था। वो हमारी जगह हो गई। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उन वक्फ बोर्ड के समर्थकों से, उन नेताओं से, आपने कितना काम किया वक्फ बोर्ड की जमीन लेने के बाद, उस पर कौन सी इंडस्ट्री लगाई, कौन से आपने मदरसे खोले, कौन से आपने ऐसे काम किए जो लगे आपने मुस्लिम समाज के चलो भले के लिए काम करा, ऐसी फैक्ट्रियां लगाई, रोजगार दिया लोगों के लिए या गरीबों के लिए। आज भी मुस्लिम गरीब जो वास्तव में मुस्लिम गरीब है, पठान है, जी जी, उस पर रहने को जगह नहीं है, उसके लिए आप कुछ नहीं सोचते। अब जमीन को आप ले रहे हो तो कहीं काम में तो लगाओ, हाँ आपने यहाँ जमीन ली और हमने इस समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया, वो कहीं ना लगाने के बाद आप केवल उसे इकट्ठा करते जा रहे हो, इकट्ठा, और कुछ मुस्लिम उसका फायदा उठा। जी ये वक्फ बोर्ड जो कि संशोधन वाला मामला है ये होना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि संविधान में सबको बराबर हक मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक तो हमारे जैन भाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उनका भी यदि आप बोर्ड बना दो फिर उनको जरूरत ज्यादा है। तो ये तो आप अगर 20 करोड़ हो चुके हैं तो अल्पसंख्यक नहीं हो, जो 2 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, उनकी तब भी तो देखो आप। यदि आपको वक्फ बोर्ड के पक्ष में ही बात करनी है, उनके बारे में तो नहीं सोचते, उनके लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए। बोर्ड बनना चाहिए, फिर बोर्ड ही बना रहे हैं सब। सर काफी देर हो गई, एक मेरा चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल में ही सफल आयोजन हुआ है महाकुंभ का प्रयागराज, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर हम कंपेयर की बात करें, आयोजन की बात करें प्रयागराज के कुंभ में, तो पहले के समय के और आज के आयोजन में आप क्या अंतर देखते कुंभ का एक सफल आयोजन हुआ और भव्य आयोजन हुआ, हैं? जी जी और मैं मानता हूं कि सरकार जिस तरह की बैठी हुई है, जी जी ये सरकार ना होती तो ये आयोजन इस स्तर पर नहीं होता, ना पहले हुआ ना होगा। कुछ लोगों ने उसे नेगेटिव देखा, लेकिन कुंभ में हर आदमी को वो चीज मिली जिसने जो उसमें देखना चाहा। जो विरोधी हैं उन्होंने चाहा था इसके अंदर गलत चीज है तो गलत देखने मिला। जी जी जो सांस्कृतिक लोग गए तो सांस्कृतिक हिसाब से मिला, जी जी जो पुण्य कमाने के लिए उन्हें पुण्य का मिला। जी जो लोग ऐसे गए अध्यात्म से जुड़ गया तो उन्हें अध्यात्म मिला, और जो यूट्यूबर गए नई नई चीज खोजने उनको वो चीज मिली, वहां पर देखा भी होगा, चला, जी सब कुछ चला। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ जो सरकार इस समय चल रही है, आप कांवड़ यात्रा ले लो, आप कोई सा भी आप आयोजन ले लो, लोग हैं अपनी संस्कृति के प्रति एक लगन और एक नई युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी चिंता बढ़ रही है। आज की तारीख में लोग अयोध्या, बनारस, आपका प्रयाग, उज्जैन जी यहाँ जा रहे हैं, और उसका ये नतीजा है कि आप उसमें लोगों में एक सफल आयोजन है, व्यवस्था बढ़िया है, गंगा कहीं भी चले जाओ, कुंभ में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, आप किसी भी गंगा तट पर चले जाओ, वहां लोगों के पास कपड़ा बदलने की जगह नहीं होती। जी जी आज महिलाओं को कपड़ा बदलने की जगह है, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, और एक लग रहा है कि हाँ एक जो एक धार्मिक स्थल का जो सम्मान होना चाहिए वो मिल रहा है, उसके प्रति। पहले डीजे जहाँ जो होते थे कांवड़ में, उनको लगभग 1 महीने पहले अब सब थानों में चाबियां बंद कर दिया, आप कांवड़ के लिए उत्साहित नहीं किया जाता, और उनके नाम लिख लिए जाते जैसे कि वो कहीं वो ऐसे तत्व हैं जो समाज को भड़काएंगे, दिखाएंगे। आज मैं देखता हूँ कि साहब जो राजनेता विरोध करते थे वो भी कहीं ना कहीं सनातन में लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक जो दबी और दबी एक आवाज थी सनातन की, वो निकल के सामने आ रही है, और ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ अच्छी चीज है। और इसमें ये नहीं है कि किसी और धर्म का अनादर भी हो रहा हो या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा, दंगे सबसे कम हो रहे हैं। तो इतना बड़ा आयोजन करने के बाद, सफल आयोजन करने के बाद, मैं तो बहुत बड़ी मानता हूँ कि प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है, इतना बड़ा आयोजन हुआ और लोगों में इतनी लगन थी, लोग जो घटना हुई उसके बाद भी उससे ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। तो सर काफी समय हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर से अगर हम बात करें तो काफी मुद्दों पर हर तरह के सवाल सर से बात पूछे और उनका जवाब भी मिला। ऐसे ही हम नई नई हस्तियों से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद। तो देखते रहिए वाईएस न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।